हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं मोहम्मद शबीर रज़ा आपके लिए लेके आया बेटा क्लास 9 की केमिस्ट्री। और इसके पहले बेटा हमने क्लास 9 की केमिस्ट्री जो है डाल दिया है और एक वीडियो तो बन गई लेसन 1 की चल रही है। यहाँ पे देखिए बेटा, जो हमारा लेसन 1 है हमारे आसपास के पदार्थ, इसके पहले हमने इसकी एक वीडियो डाल दिया है। आज एक वीडियो और डाल दे रहे हैं। और ध्यान दीजिए बेटा, अगर से आपको केमिस्ट्री के अलावा और कोई भी सब्जेक्ट चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट से ज्वाइन हो जाइए। प्लेलिस्ट में देख लीजिए, वहाँ सारा चीज़ मिल जाएगा आपको। ओके बेटा, चलिए देखते हैं आज क्या हमको पढ़ाना है। ठीक है, ध्यान दें बेटा। इसके पहले क्लास 9 में हमने बता दिया था बेटा आप लोगों से, ये जो चैप्टर चल रहा था इसकी हेडिंग जो हमने इसके पिछले लिखवा दिया, सारी हेडिंग उसको आप लोग लिख लीजिएगा। आज हम यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, क्वेश्चन इसका क्या है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है तथा उनके कण निरंतर गतिमान रहते हैं। हमको ये सिद्ध करवाना है बेटा क्या कि द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान, यानी द्रव जो होता है यानी जल के अंदर क्या होता है, खाली स्थान पाया जाता है। ये हमको बताना है, ये सिद्ध करवाना है। और साथ ही साथ ये भी बताना है कि क्या कि उनके कण यानी जो द्रव में कण होते हैं उनके कण निरंतर गतिमान रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। क्या कहते हैं, चलते रहते हैं, रुकते नहीं। ठीक है ना, ये हमको सिद्ध करवाना है। चलो देख लीजिए कैसे होगा इसे। ध्यान दे बेटा, थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद आपको लिखना है। कह रहे कि रिक्त स्थान होता है, ये एक बीकर है, बर्तन मान लो, बीकर मान लो, इसमें कुछ जल भरा हुआ है। कितना मान लो, 100 ml जल भरा हुआ है। ठीक है ना, जब हम इसमें क्या डालते बेटा, KMnO4, KMnO4, इसे कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। क्या कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। ठीक है बेटा, कह रहे कि जब 100 ml जल में पोटेशियम परमैंगनेट के चूर्ण को मिलाया जाता है तो जल का आयतन निश्चित रहता है। तो क्या होता है, जल का आयतन क्या रहता है बेटा, निश्चित रहता है। क्या चीज, आयतन। आयतन क्या रहता है, निश्चित रहता है। इससे यह पता चल जाता है कि इनके अणुओं के बीच का रिक्त स्थान होता है। नहीं समझना, देखिए ध्यान दीजिए। जब कभी आप शरबत बनाते हो तो एक गिलास पानी लेते हो आप, ठीक है ना, एक गिलास मान लो यहाँ तक पानी ले लिया, यहाँ तक ले लिया पानी। इसमें जब चीनी डाल देते हो, चीनी या नमक डाल देते हो, जब पूर्ण रूप से घुल जाते हो तो भी देखते हो तो जल जो रहता है यहीं तक रहता है। इससे मतलब क्या है कि अगर से कोई जल 100 ml है, नापने जब 100 ml है, इसमें जब कुछ मिला दिया जाता है, कुछ का मतलब ऐसी चीज मिलाओ जो यहाँ पे घुल जाए। ठीक है ना, घुल जाती है, KMnO4 जब मिलाया जाता है तो घुल जाता है। यहाँ पे चीनी मिलाई जाती है, नमक मिलाया जाता है, घुल जाता है। चीनी मान लीजिए थोड़ी सी मिला रहे हो आप लोग, लगभग 1 चम्मच, कितना, 1 चम्मच आप मान लो चीनी मिला रहे हो, ये चीनी इसमें जा रही है, ये घुल जा रही है। घुलने के बाद क्या हो रहा है कि जब हम द्रव का आयतन नापते हैं, यानी द्रव की माप करते हैं, तो 100 ml था, वो 100 ml है। इससे क्या पता चलता है कि जो चीनी वो कहाँ चली गई, वो जो कण रहते हैं ना बेटा, जो कण रहते हैं द्रव के, उनके बीच में समा जाता है। उनके बीच में क्या होता है, समा जाता है। ये हमको सिद्ध करना था। अब आपको लिखना कैसे है, लिखना ये है कि जब हम जल में, लिखना ये बेटा, जब हम जल में KMnO4 को मिलाते हैं तो जल का आयतन निश्चित रहता है। तो जल का आयतन बेटा निश्चित रहता है। इससे यह पता चल जाता है कि द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। आप ये वाला स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, कहां से, यहां से बना लीजिए पूरा। ये बेटा समझ में आ गया ना, चाहे शरबत से आप डाल लीजिएगा, चाहे इससे ये बना लीजिएगा, कोई दिक्कत। ये बनाने के बाद और दूसरी बात यहाँ पे और भी कह रहे हैं ना, तथा उनके कण निरंतर गतिमान रहते हैं। तो इसको भी सिद्ध कर लिया जाए, उनके कण क्या रहते हैं, निरंतर गतिमान रहते हैं। देखिए क्या होता है कि जब हम शांत जल में, मतलब जल कैसा बेटा, शांत हो, हिल नहीं रहा हो, ठीक है ना, ऐसे रख दो, थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाता है। तब कह रहे कि जब हम शांत जल में, जब हम कौन से जल में, शांत या स्थिर, जब हम शांत जल में इंक डालते हैं, इंक बोले तो स्याही, इंक, इंक, स्याही।
इंक बोले तो स्याही, ठीक है ना। जब हम शांत जल में इंक या स्याही डालते हैं तो कुछ समय पश्चात यह पूरे जल में फैल जाती है। यह पूरे जल में क्या होती है? फैल जाती है। जल तो शांत था, स्याही डालते हैं हम यहाँ पे, देखो अभी लिखना कैसे हम बता रहे हैं आपको। जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्याही डालते हैं तो ये ड्रॉप होता है, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना। ये जो जल के अणु रहते हैं ये बेटा यहाँ से जाते हैं, ऐसे टकराते हैं, टकराने के बाद फिर यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे भी कलर हो गया, फिर यहाँ से जाता है, फिर ये जल के अणु लेते हैं, यहाँ से टकराते हैं, इस तरह पूरा टकरा के क्या होता है पूरे में फैल जाते हैं। इस तरह से क्या देखते हैं, कुछ समय पश्चात हम देखते हैं तो पानी का पूरा रंग स्याही जैसा हो जाता है, ठीक है ना। आपको लिखना कैसे है कि जब हम शांत जल में इंक या स्याही डालते हैं तो कुछ समय पश्चात यह दिखाई देता है जल का रंग स्याही जैसा हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि द्रव के कण निरंतर गतिमान रहते हैं। इतना आप लिख लीजिएगा, इसका और इसका। इसमें ये वाला स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, इसमें ये वाला स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, ठीक है बेटा। अगर से नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट्स जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में। ध्यान दें बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी हमारे पास पहुंच आती है, क्यों? ये हमको बताना है कि इत्र की शीशी वहां खोली गई है लगभग 100 मीटर दूर पे, और हम यहाँ पे बैठे हैं तो उसकी गंध हमारे नाकों तक आ जाती है। वही हमको बताना है ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा क्यों होता है यहाँ पे देख लिया जाए। कह रहा है कि जब इत्र की शीशी खोली जाती है या जब इत्र की शीशी खोली जाती है तो क्या होता है, ध्यान दीजिए बेटा। कह रहे कि जब इत्र की शीशी खोली जाती है तो इत्र के कण, किसके कण बेटा? इत्र के कण बहुत ही तेज वाष्पीकृत हो जाते हैं। क्या होते हैं बेटा? वाष्पीकृत हो जाते हैं और वायु में उपस्थित कण के साथ, जल वाष्प जो रहता है वायु में उपस्थित उसी के साथ, कह रहे कि वायु के कण के साथ मिलकर क्या करते हैं, हमारी नाकों तक चले आते हैं, जिसके कारण हमको क्या होता है, उसकी गंध दिखाई दे, उसकी गंध क्या होती है बेटा, हमको लगती है। ध्यान देना, आपको लिखना कैसे है। कह रहे कि जब इत्र की शीशी खोली जाती है तो उसके कण अत्यधिक तीव्र गति से वाष्पीकृत होकर वायु के कण के साथ मिल जाते हैं, जिसके कारण हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी हमारे पास पहुंच आती है। इतना आपको लिख लीजिएगा बेटा, और नहीं समझ आएगा तो बताइएगा, हम कोशिश करेंगे और अच्छे से समझाने की। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है। इसका मतलब जो है कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को जब संपीड़ित किया जाता है तो ठोस हो जाता है, वो दिखाई कैसा देता है बेटा, बर्फ की तरह। वही पूछ रहा है कि ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है। तो चलो देख लेते हैं क्यों कहा जाता है। इस तरह का एक सिलेंडर होता है बेटा, इस तरह एक सिलेंडर होता है और यहां से संपीड़ित करके CO2 को कर दिया। ध्यान दीजिए, लिखना है आपको कैसे है, उससे पहले आप समझ लीजिए, ठीक है ना। समझना ये है कि जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कह रहे कि जब CO2 गैस को उच्च दाब कैसा होगा बेटा, दाब प्रेशर, दाब कैसा होगा बेटा, उच्च दाब तथा निम्न ताप, उच्च दाब तथा निम्न ताप, ताप कैसा होना चाहिए, निम्न मतलब कम, निम्न ताप। कह रहा है कि जब CO2 गैस को उच्च दाब तथा निम्न ताप पर संपीड़ित किया जाता है, क्या किया जाता है बेटा, संपीड़ित किया जाता है तो CO2 गैस शुष्क बर्फ के रूप धारण कर लेती है। क्या जाता है,
तो CO2 गैस क्या होती है? शुष्क बर्फ का रूप धारण कर लेती है। और जब वायुमंडलीय दाब का मान वायुमंडलीय दाब का मान सॉरी जब वायुमंडलीय ताप का मान, वहां ताप नहीं आता ताप, जब वायुमंडलीय ताप का मान 1 एटमॉस्फेयर इसे कहते हैं ATM, एटमॉस्फेयर। ध्यान दीजिए, और जब वायुमंडलीय ताप का मान 1 एटमॉस्फेयर होता है तो शुष्क बर्फ बिना द्रव अवस्था में आए, बर्फ है तो द्रव में आना चाहिए ना, बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसी कारण ये कहा जाता है, इसी कारण बेटा ये ध्यान दीजिएगा और कैसे लिखना है ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। देखिए कह रहा है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उच्च दाब तथा निम्न ताप पर संपीड़ित किया जाता है तो CO2 शुष्क बर्फ का रूप धारण कर लेता है। यहां तक हो गया। उसके बाद लिखना जब वायुमंडलीय ताप का मान 1 यानी 1 एटमॉस्फेयर होता है तो शुष्क बर्फ बिना द्रव में आए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्लियर बेटा? इसको आप लिख लीजिएगा और ये वाला स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। कौन सा? ये वाला स्ट्रक्चर। बेटा आज का वीडियो लेक्चर आपका यहीं पे समाप्त होता है और लेसन 1 आपका कंप्लीट हो गया है। तो बस एक आध कुछ बचेगा जो हम बता देंगे आपको, जैसे आपको चेंज करना रहेगा केल्विन से सेल्सियस में और सेल्सियस से केल्विन में। ठीक है ना बेटा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। और हमारे द्वारा अगर पढ़ाई आपको समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इसको कोशिश करूँगा और अच्छे से पढ़ाने की। थैंक यू बेटा।